दोस्तों बात करें तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर आप में से काफी सारे लोगों को पसंद आए थे मेरे जो टेक ओपिनियंस, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले से ज्यादा हार्श टेक ओपिनियंस देने वाला हूं। सो प्लीज डोंट हिट मी फॉर दैट। ये काफी ज्यादा अटपटे होने वाले, कुछ यूनिक होने वाले, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, एंजॉय करना और हो सके तो डिसलाइक मत करना, लाइक कर देना। काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगी। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बैग इज बेटर देन ग्लास। यार ग्लास देखा जाए तो टेक रिव्यूअर्स ने काफी ज्यादा फेमस किया, जो कि एक अच्छी चीज रहती है। अब ग्लास से क्या रहता है, फोन के अंदर जो लुक एंड फील होता है उसका काफी ज्यादा प्रीमियम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, आधे से ज्यादा जो लोग हैं ना वो फोन के अंदर ग्लास को कभी फील कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग लगाते हैं कवर, केस, स्किन वगैरह। और ऐसे फोन के किसी फीचर अगर आप किसी यूज कर नहीं पाओगे तो काफी ज्यादा यूजलेस हो जाता है। यानी कि फोन के अगर पीछे अगर पॉलीकार्बोनेट बैग देखने को मिले तो उसके यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा रहेंगे। बताओ यहाँ पे क्या रहेगा। सबसे पहले तो डिवाइस जो रहेगा वो पहले से ज्यादा स्लिम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो कंपनी वो कॉस्ट कटिंग कर सकती है। यानी कि पॉलीकार्बोनेट बैग दे सकती है ग्लास बैग के कंपेरिजन में। ग्लास बैग ना देके जो पैसे बचाएंगे ना उसको इंप्लीमेंट कर सकती है बेटर कैमरा डालने में। जैसे बात करें मैक्रो डेप्थ का खेल चल रहा है, ये दो ऐसे कैमरास का कोई यूज नहीं करता। इसकी जगह टेलीफोटो, जूम लेंस, कुछ अच्छी चीज देखने को मिल सकती है। यहां तक कि कुछ फोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है, तो पॉलीकार्बोनेट बैग का इंप्लीमेंट कर दे, लेकिन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को लगा दे। कहने का मतलब यहां पे ये कि ऐसे कुछ फीचर्स को इंप्लीमेंट करे फोन के अंदर जो कि ज्यादा यूज कर सकते हैं लोग। ग्लास बैग काफी अच्छी चीज रहती है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो उसका यूज कर ही नहीं पाते। कवर केस जब लगानी है तो ग्लास बैग देने का क्या फायदा हुआ यहाँ पे। फोन का वेट भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और ऐसा कोई फीचर भी नहीं आएगा जिसका यहाँ पे आप यूज कर सके। तो एक यूजफुल फीचर मिल जाए, ग्लास बैग की जगह पॉलीकार्बोनेट बैग लग जाए तो एक अच्छी चीज हो सकती है यहाँ पे। अब इसी के साथ ही बोलना चाहूंगा, एप्पल जो बहुत ही अच्छी और वैल्यू फॉर मनी। मतलब फिर आप लोग बोलोगे यार ऐसा कैसे, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कीमत आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है एप्पल के प्रोडक्ट्स की। लेकिन बात यह कि एप्पल के प्रोडक्ट्स अगर एक्सपेंसिव होते तो उनके अंदर आपको उतनी लॉन्जेटिविटी देखने को मिलती। मान लीजिए आपने आज एक आईफोन खरीदा 1 लाख रुपए का, अब उसके अंदर गारंटी की 5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, 5 साल तक एप्पल उसे सपोर्ट करेगा। अब ये रहेगा कि आपने एक फोन लिया तो 5 साल तक उसकी कीमत आप डिवाइड कर सकते हो 20,000 रुपए पर ईयर। अब कोई और फोन लो 1 लाख रुपए का, तो क्या गारंटी कि वो 4-5 साल तक चल जाएगा। आप एक आईफोन को लंबे समय तक चला सकते हो। खैर चलो लंबे समय तक नहीं चलाना, बल्कि आईफोन में काफी अच्छी चीज रहती है, वो होती है उसकी रीसेल वैल्यू। आईफोन के अंदर सबसे अच्छी रीसेल वैल्यू मिलती है एंड्रॉइड के कंपेरिजन में। एप्पल क्या करता है, साल में 2-4 नए मॉडल निकालता है और हर मॉडल हर स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए रहता है। दूसरे एंड्रॉइड फोन के साथ ये चीज नहीं होती। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर सपोर्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है, आपको एक अलग सी प्रीमियमनेस भी देखने को मिलती है, और कहीं भी ऐसा देखा तो कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। आप एप्पल का भी मजा ले लोगे और उसके जो फीचर जो एक्सक्लूसिव है एप्पल के स्मार्टफोन के अंदर उनका भी आप मजा ले लोगे। और ऐसे नहीं सिर्फ एप्पल के आईफोन की हमें बात करो, आप मैक का एग्जांपल क्यों ना ले ले। लोग काफी सारा मैक के कंप्यूटर क्यों खरीदना पसंद करते हो, क्योंकि मैक के अंदर लॉन्जेटिविटी मिलती है, उसे लंबे समय तक 3 से 4 साल तक चला सकते हो बिना ये सोचे कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई दिक्कत आने वाली है। और उसके बाद भी अगर आप बेचने जाओगे तो भी आपको काफी अच्छी रीसेल वैल्यू देखने को मिलती है। ये चीज किसी और के साथ नहीं होती। और इसलिए मैं कह रहा हूं एप्पल में अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कई बार उतनी सारे जो पैसा रहता है ना कई बार वसूल भी हो जाता है यहाँ पे। और इसके बाद एक ऐसी चीज है मेरे पास जहां पे काफी सारे लोग नाराज हो जाएंगे और काफी सारे मी फैंस बोलेंगे ऐसे कैसे बोल रहा है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो रियलमी है इज नॉट ए कॉपी ऑफ रेडमी। यार ये चीज काफी अच्छी तरीके से चल रही है और रियलमी को कॉपी कैट ब्रांड ये बहुत लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत बार देखा है। लेकिन अगर आप दोनों कंपनियों को अच्छे तरीके से एनालाइज करो, रेडमी रियलमी दोनों के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी सिमिलर है लेकिन बहुत ही अलग डायरेक्शन में काम करती हैं। रेडमी अलग चीजों के ऊपर फोकस करती है, रियलमी अलग चीजों के ऊपर। स्पेसिफिकली रियलमी के बारे में देखूं, अपने हर फोन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज लाने की कोशिश करते जो उस प्राइस पॉइंट पे कोई नहीं दे रहा। जैसे बात करें 108 मेगापिक्सल का कैमरा वाला फोन सबसे सस्ते में लाने की कोशिश करी थी। इसके साथ इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि लेटेस्ट प्रोसेसर को लेके आए मोबाइल फोन के अंदर। जैसे डायमेंसिटी 1200 सबसे पहले लेके आए तो सबसे कम रेट में, और अभी भी देखा तो सबसे सस्ता फोन जो मार्केट में अवेलेबल है डायमेंसिटी 1200 के साथ वो आपका Realme X7 Max ही है। ऐसे ही बात करें तो 778 को भी लोग सबसे पहले लाना चाहते हैं जब कोई और लेकर नहीं आने वाला। यहां तक की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 888 वाला फोन लाने की भी प्लान कर रहे हैं लोग। Realme GT के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि Realme GT को ऐसे प्राइस पॉइंट पे लाने की कोशिश करें जहां पे दूसरी कंपनीज प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही अपने फोन को। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, अगर आप इनके सारे पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उठाकर देख लो तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि किसी और की कंपनी कॉपी
कॉपी करी है। मतलब खुद देखो, कोई कंपनी मार्केट में इतने सारे फोन्स रिलीज करती है? नहीं करती ना। आपको हर रियलमी के फोन में जो बैक कवर है वो काफी हद तक यूनिक देखने को मिलता है, बाकी सारी कंपनीज के फोन काफी ज्यादा सिमिलर हो जाते हैं। इसके साथ ही बात करें जो रियलमी यूआई था, जो कलर ओएस के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन वो पहले से ज्यादा क्लीन होता हुआ जा रहा है और स्टॉक एंड्रॉइड के काफी हद तक नजदीक आता हुआ जा रहा है। क्या ये चीज आपको लग रही है? इवन बात करें रियलमी अपना रियलमी पैड लेके आने वाली है। कोई दूसरी कंपनी जो इंडिया में अपने टैबलेट्स लेके आती है, मतलब सैमसंग लाती है, लेनोवो लाती है, एप्पल लाती है, शाओमी के सालों से आपको एमआई पैड देखने को नहीं मिला इंडिया में, लेकिन रियलमी अपना रियलमी पैड लेके आ रही है। ऐसे रियलमी का रियलमी बुक को क्यों ना देख लो। रियलमी बुक के अंदर वो ऐसे फीचर्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मेटलिक बिल्ड, 2K डिस्प्ले, थंडरबोल्ट पोर्ट। ये सारे फीचर जनरली 1 लाख के लैपटॉप में आते हैं, लेकिन अगर ये लोग अगर काफी सही प्राइस के अंदर ये ले आते हैं तो ये चीज काफी अच्छे तरीके से चलनी जाएगी ना। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि रियलमी को ऐसा कॉपी कैट बोलना बंद करो। अगर आप उनकी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी या पूरा पोर्टफोलियो अगर बड़े लेवल पे देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा नहीं कि शायद ये किसी को कॉपी कर रहे हैं। ये अपनी अलग जगह बना रहे हैं और अपने अलग रास्ते से बढ़ रहे हैं। और वही बात करें ग्रोथ की, तो सबसे ज्यादा तेजी से भी ग्रो कर रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, रियलमी जितनी तेजी से किसी और कंपनी ने अभी तक डाइवर्सिफाई नहीं किया है। मतलब उनके लैपटॉप भी आ गए पूरे बीबी के ग्रुप में, किसी और के लैपटॉप्स नहीं है, लेकिन सबसे पहले रियलमी के आ गए, जो उनका सबसे ज्यादा यंग प्लेयर है। ये कुछ ऐसी बात है जिनसे शायद काफी सारे लोग जो रहते हैं वो डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हाँ, रियलमी इज नॉट ए कॉपी ऑफ रेडमी। और अब बारी आती है जहां पे काफी सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, वो होगा पिक्सल और स्टॉक एंड्रॉइड को लेके। यानी कि एक बात बता सकता हूं आपको, गूगल पिक्सल 5 तक पूरा फेलियर था, यानी कि पिक्सल 6 आने वाला वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन जब तक मार्केट में रहता तब तक हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन पिक्सल 1 से लेके पिक्सल 5 तक सभी पिक्सल मार्केट में एक तरह से देखा है तो फ्लॉपी साबित रहा है, कोई बड़ा डेंट नहीं बना पाए। और यहां तक कि पिक्सल जब हार्डवेयर के अंदर आए थे गूगल वाले, तो उनका हार्डवेयर मेन बिजनेस नहीं था और हार्डवेयर में कोई ऐसी यूनिक चीज नहीं दे पा रहे थे। कैमरा लाने की कोशिश करी, काफी सारे फीचर्स लाने की कोशिश करी, यूएस जैसे मार्केट में भी कोई अपनी कैसी जगह नहीं बना पाए। यहां पे एप्पल को उन्होंने सोचा था कंपीट करेंगे, लेकिन सैमसंग जैसी कंपनी के बराबर भी नहीं आ पाई यूएस मार्केट के अंदर। और इंडिया की बात तो छोड़ो, इंडिया में लोग फोन मैन्युफैक्चर नहीं करते, जब इंडिया में फोन लाते तो बहुत ही ज्यादा कीमत पे हो जाते हैं, और जब इतनी कीमत आती तो बिक भी नहीं पाते इनके फोन। अब यही एक रीजन है कि पिक्सल 4 को इंडिया में लाने का इनका प्लान था, लेकिन वो नहीं लेके आए। इन्हें पता था सोली रेडर चिप काम करेगी नहीं, और जब इतने बड़े फीचर इस फोन के काम करेंगे नहीं तो उस फोन को इंडिया में लॉन्च करने का कोई फायदा नहीं है। और इवन पिक्सल के पास खुद के पास कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं थी। कभी ये लोग नॉच पे फोकस करते, कभी पंच होल पे लाते, कभी फोरहेड ले आते हैं। इनके पास खुद के पास एक क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं थी। पिक्सल 6 तक, पिक्सल 6 तक वही सारी चीजें चल रही थी घुमा फिरा के, और इनके जो प्रोडक्ट्स थे कोई मार्केट में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। पिक्सल 3a आया था, थोड़ा बहुत हिट हुआ, लेकिन इतना ज्यादा चला नहीं था। पिक्सल 4a के साथ भी सिमिलर कहानी थी। 30,000 के प्राइस पॉइंट पे काफी कम लोग हैं जिन लोगों ने खरीदा था। कुछ ऐसे लोग थे जो स्टॉक एंड्रॉइड के फैंस थे, उन लोगों ने खरीदा था, लेकिन बाद में उनकी भी कंप्लेंट आई थी कि अपडेट के कारण भी इसके अंदर प्रॉब्लम आने लगी। क्योंकि अगली जो चीज है वो ये है कि गूगल जो है वो खुद स्टॉक एंड्रॉइड को पसंद नहीं करती। अब उसका बेसिक रीजन ये है कि गूगल जो है वो फोन कंपनी भी और सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो एंड्रॉइड को बनाती है और दूसरी कंपनी को दे देती है कि आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज और चेंज करके डाल सकते हैं। लेकिन जब पिक्सल फोन की बारी आती है तो अपने हिसाब से पिक्सल का यूआई वगैरह डिजाइन करते हैं। देखने सुनने में वो स्टॉक लगता है, लेकिन वो स्टॉक होता नहीं है। अंदर काफी सारे फीचर बिल्ट इन चीजें डाली जाती हैं जो स्टॉक एंड्रॉइड का पार्ट नहीं है। गूगल कैमरा हो गया, यहां तक कि मटेरियल यू के बारे में बात करूं, मैंने एंड्रॉइड 12 की बीटा बेस्ड दूसरे फोन की देखी, पिक्सल के अलावा किसी दूसरे फोन में मटेरियल यू का नामो निशान तक नहीं आया। हो सकता है मटेरियल यू पिक्सल फोन तक ही एक्सक्लूसिव रहे। गूगल कैमरा भी उन्होंने एक्सक्लूसिव रखा है पिक्सल फोन तक। ऐसे काफी सारी छोटी छोटी चीजें जो एक्सक्लूसिव रखते हैं। और इवन उसके बाद भी बात यह है कि पिक्सल के अंदर अपडेट आने के बाद भी लोगों ने बग्स की प्रॉब्लम रिपोर्ट करी है। पिक्सल 4a के अंदर उन्होंने बोला था अपडेट आएंगे, अपडेट उसमें टाइम पे आते हैं, लेकिन उसके अंदर बग्स और इश्यूज आने लगते हैं। ये एक चीज है जो गूगल को अभी आने वाले समय सुधारनी है। मतलब बात यह कि स्टॉक एंड्रॉइड जो रहता है वो खुद स्टेबल नहीं रहता, वो भी काफी ज्यादा बग्स रहते हैं, उसे स्टेबल बनाना पड़ता है और उसके अंदर चीजें चेंजेस करने पड़ते हैं। और इसलिए स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन में भी अपडेट जल्दी नहीं आते, उसे ऑप्टिमाइज करने में टाइम लगता है और अपडेट लाने में भी यहाँ पे टाइम लगता है। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, अगर आप लोगों ने असलियत में स्टॉक एंड्रॉइड चलाया तो आप देखोगे उसके अंदर फीचर्स बहुत कम होते हैं। स्टॉक एंड्रॉइड की कोई रोम डाल के देखना जो AOSP बेस्ड हो, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितने कम फीचर, कितनी कम चीजें आपको देखने को मिलती है। और लिटरली अगर इस टाइप का प्रोडक्ट है मार्केट में वो चलेगा नहीं। इसलिए उसी के
बेस बनाते हो यहाँ पे चीजें इंप्लीमेंट की जाती है। इवन मोटोरोला के बारे में मैं बात बता सकता हूँ। मोटोरोला के फोन के अंदर स्टॉक एंड्रॉइड आता है, लेकिन वो स्टॉक एंड्रॉइड है नहीं, उसके ऊपर एक लेयर लगी है माई यूएक्स की, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड का लुक एंड फील देती है, लेकिन बिल्ट इन फीचर्स को इंप्लीमेंट किया गया उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए। यहां तक कि नोकिया जैसी कंपनी भी प्योर स्टॉक एंड्रॉइड नहीं देती, वहां पर भी कैमरा ऐप तक को चेंज किया जाता है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड की कैमरा बहुत ही ज्यादा बेस है कि पोस्ट प्रोसेसिंग बिल्कुल ही खराब है। मतलब स्टॉक एंड्रॉइड यूजेबल है ही नहीं, उसके अंदर चेंजेस लाने पड़ते तभी उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर उसे डायरेक्टली अगर आप इंप्लीमेंट कर दोगे तो फोन के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। ये हर एक की कहानी है, नोकिया हो गया, मोटोरोला हो गया, सबको कुछ ना कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है। इवन माइक्रोमैक्स का फोन भी देखा, वो भी 100% स्टॉक एंड्रॉइड उसे हम नहीं कह सकते। मतलब ऊपर एक छोटी सी लेयर लगाई गई है ताकि उसका लुक एंड फील स्टॉक एंड्रॉइड जैसा रहे, क्लीन एंड्रॉइड जैसा रहे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल चीजें देखने को मिले जो एंड्रॉइड का पार्ट नहीं होती, इसलिए वो खुद उसे ऑप्टिमाइज करके उसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि गूगल को खुद स्टॉक एंड्रॉइड पसंद नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बना हुआ लोगों में कि आप भी समझते हैं कि पिक्सल स्टॉक एंड्रॉइड है, असली स्टॉक एंड्रॉइड बहुत अलग होता है। कोई रोम फ्लैश करके देख लो स्टॉक एंड्रॉइड की, समझ में आ जाएगा स्टॉक एंड्रॉइड असलियत में क्या रहता है। और ऐसी एक और काफी अनपॉपुलर टेक ओपिनियन है मेरा, वो है इंटेल वर्सेस AMD का। काफी सारे लोग ये लगता है कि AMD ज्यादा बेटर प्रोसेसर बना रहा है, जो कि कुछ मामलों में बात सही है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। बात ये कि 2018 के बाद से AMD के जब से राइजन आए थे, तब से उसके प्रोसेसर में अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल रही थी, लेकिन सिर्फ 2020 तक। 2020 के बाद क्या हुआ, AMD ने अपने रेट बढ़ा दिए, मार्केट में प्रोसेसर मिलता नहीं है और डेस्कटॉप वाले प्रोसेसर का मार्केट हिल गया। और उसके बाद देखा तो इंटेल को एक अच्छी जगह मिली और उसने अपने 11 जनरेशन के प्रोसेसर निकाल दिए। इवन बात करें तो AMD के जो नए लैपटॉप होते 5th जनरेशन के प्रोसेसर वाले, वो तो मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो गए। एक दो लैपटॉप आपको देखने को मिलते हैं, मेजोरिटी लैपटॉप्स तो आपको देखने को मिल भी नहीं रहे हैं। इसका यहाँ पे फायदा इंटेल ने उठाया अपनी 11 जनरेशन के प्रोसेसर निकाल के। अब अगर मैं प्रोसेसर वाइज अगर दो चीजें कंपेयर करूं, AMD हमेशा स्पेसिफिकेशन में आगे निकलता है। मतलब 7nm का प्रोसेसर ज्यादा कोर्स मिलेंगे, इंटेल में आपको 10nm मिलेगा, कोर्स कम मिलेंगे। लेकिन रियल बात यह कि इंटेल वाले में अब आज के समय में अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, बैटरी पे अच्छे चलते हैं और रेगुलर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो चलाते हैं। उनका 2 कोर का भी लैपटॉप अगर आप ले लोगे ना, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। और जो 4 कोर वाले लैपटॉप होते हैं वो भी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं अगर वो 11 जनरेशन के प्रोसेसर है, जैसे i7 वगैरह, उनके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही बात करें तो इंटेल के प्रोसेसर में काफी कमाल का फीचर आता है थंडरबोल्ट। ये इंटेल का एक्सक्लूसिव फीचर है जिसके अंदर ये लोग एक्सटर्नल जीपीयू कनेक्ट कर सकते हैं। एप्पल के M1 में भी थंडरबोल्ट फीचर आता है, लेकिन उसके अंदर भी अभी कमी है कि एक्सटर्नल जीपीयू को यूज नहीं किया जा सकता। ये कुछ एक्सक्लूसिव फीचर है जो इंटेल में मिलते हैं और ऑप्टिमाइजेशन इंटेल में काफी ज्यादा बेटर है। और आप खुद ही देख सकते हैं अभी के मार्केट के अंदर जो AMD प्रोसेसर वाले काफी सारे लैपटॉप्स गायब हो चुके हैं। नए जो लैपटॉप्स महंगे आ रहे हैं, या फिर आपको पर्टिकुलर 40-50 हजार की रेंज में आपको नए लैपटॉप देखने को मिल ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे AMD चिप शॉर्टेज और अलग अलग चीजें देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह कि पुराने AMD के प्रोसेसर पे बेटर है नए वाले इंटेल के 11 जनरेशन पे जाना, क्योंकि 10th के बाद 11 पे काफी बड़ा जंप आया है। और AMD के प्रोसेसर भले ही अच्छे, रॉ स्पेसिफिकेशन अच्छी है, लेकिन उनके जो नए प्रोसेसर है अगर वो मार्केट में नहीं आ रहे तो वो बात है। इसके साथ ही बात किया तो वैल्यू फॉर मनी जो पहले आपको AMD में देखने को मिलती थी ना, अब उतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए बात की जाए तो AMD हमेशा अच्छा है, ये बात भी नहीं, और इंटेल हमेशा खराब है, ये बात भी नहीं है। 2018 से 2020 तक कहानी AMD के साथ चल रही थी, अभी इंटेल के साथ 2021 में कहानी चल रही है। और आप खुद ही देख सकते हैं कि मेजॉरिटी लैपटॉप जो मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं वो इंटेल के 11 जनरेशन के साथ ही लॉन्च हो रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ थे टेक ओपिनियंस मेरे, जो कि मेरे को लग रहा था आप में से काफी सारे लोगों को पसंद आएंगे या फिर नहीं पसंद आए, शायद आप हेट कर सकते हो। वैसे आप लोगों को जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट में बताना ना बोलना, और अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मत करना, अपना कमेंट छोड़ के जरूर जाना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 6 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी करने। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।